क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभी भी बहुत कठिन है डगर 24 की? आप कहेंगे कि अब कैसी कठिनाई, अब तो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। चर्चा हो रही थी कि मंत्रालय के बंटवारे में खींचतान होगी, मगर नीतीश और नायडू को मोदी सत्ता ने जैसे हाँका वो लोग उसी दिशा में चुपचाप चल पड़े हैं। नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं, अब किस बात की कठिनाई? तो मामला ऐसा है कि ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं उसी कठिनाई को छुपाकर उसे दबाकर रखने का पर्दा समझ लीजिए। बेहद आसान भाषा में पूरी कहानी आपको बताऊंगा, सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है दया। अच्छा, आप अक्सर एक बात सुनते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई मोटा या पतला नहीं होता, कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। मगर हाल फिलहाल में भारत की अदालतों ने ही कुछ ऐसा काम किया है जो कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है कि कानून सबके लिए बराबर बिल्कुल नहीं होता है। ये सब फिल्मी बातें हैं, कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। लोग ये सवाल क्यों कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। देश की अदालतों ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया है, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। उधर भक्तों और धर्म के नाम पर किसी पार्टी के समर्थन में उतर जाने वाले लोगों को भाजपा की ही एक सरकार ने झन्नाटेदार तमाचा मारा है। ये वाला मैटर भक्तों के ग्रुप में जरूर भेजिएगा, बहुत आनंद मिलेगा। क्योंकि जिन मुसलमानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी अब तक हिंदुओं को डरा रहे थे कि तुम्हारा सब घर सोना भैंस उठाकर कांग्रेस वाले मुसलमानों को दे देंगे, अब खुद उन्हीं की सरकार उल्टा काम कर रही है। यह मामला बहुत दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा बात करेंगे भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय तथा आईटी सेल के गुर्गों के गिरने की नई कहानी की। इसके साथ ही महाराष्ट्र से भाजपा के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए अभी इसे लाइक कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा ठंड से। एक और बात, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो ये काम शुरुआत में ही निपटा लिया करिए। इसके अलावा यदि हो सके तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर विश्व गुरु भारत की ये चमचमाती हुई तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें ट्रेन के शौचालय में खड़े होकर यात्रा करने के लिए महिलाएं मजबूर हैं। आप देख रहे होंगे एक महिला खिड़की पर बैठी है और दूसरी बाहर की तरफ झांककर विश्व गुरु भारत के दर्शन कर रही है। इस तस्वीर को देखने के बाद आपके मन में एक बात आ सकती है कि बताइए, जिस देश में महिलाओं को कम से कम जबानी रूप से तो देवी कहा ही जाता है, उन्हें ट्रेन के बाथरूम में यात्रा करनी पड़ रही है। मगर इससे ज्यादा टेंशन की बात यह है कि उन लोगों का हाल क्या होगा जिनको यात्रा के दौरान वॉशरूम इस्तेमाल करना होगा। घंटों की यात्रा में वो लोग कितनी पीड़ा झेल रहे होंगे, कितने तनाव में होंगे, जरा उनके दुख का अंदाजा लगाइए। इन दिनों भारतीय ट्रेनों की दुर्दशा की खूब सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर ने लिखा है कि क्या शौचालय में घुसकर यात्रा करने के लिए मजबूर लोग गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं? लोगों की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? अगर रेल मंत्री जिम्मेदार हैं तो उन्हें दोबारा रेल मंत्री बनाने वाले लोग और पार्टी जिम्मेदार क्यों नहीं है? इस पर रेलवे की तरफ से लिखा गया है कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यात्रा का विवरण, पीएनआर नंबर और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं। और फिर नेहा पूछ रही हैं कि क्या रेलवे की खराब सुविधाओं या बदहाली की शिकायत बिना यात्रा किए नहीं की जा सकती? वैसे इसी बात पर रेलवे से पूछा जाना चाहिए कि आपको पीएनआर नंबर या यूटीएस नंबर की आवश्यकता क्या है? टिकट काउंटर तो आप ही के पास होता है ना, टिकटवा तो आप ही बेचते हैं। तो क्या आपको मालूम नहीं है कि किस ट्रेन के यात्री कितने हैं, कितने लोगों ने टिकट खरीदा है? यदि आपकी ट्रेन में बैठने की कैपेसिटी 1000 की है और आप टिकट बेच रहे हैं 5000 लोगों को, तो क्या आपको अंदाजा नहीं है कि बाकी के 4000 लोग बाथरूम में बैठेंगे कि छत पर बैठेंगे या हैंडल पकड़ के लटक के जाएंगे? सवाल यह है कि यदि रेलवे टिकट देता ही नहीं तो लोग बाथरूम तक में घुसकर यात्रा कैसे करते? और यदि ये लोग बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं तब तो रेलवे का और बड़ा फेलियर है। याद करिए, 10 साल पहले जो लोग बुलेट ट्रेन का सपना बेचने आए थे, अब पता चल रहा है कि स्थिति पहले से ज्यादा बदतर हो चुकी है। बुलेट ट्रेन का तो कहीं कुछ आता पता नहीं चला, लोग इस तरह से यात्रा करने को मजबूर हैं। एक और तस्वीर ये भी देख लीजिए, न्यू इंडिया के नौजवान किस तरह से विश्वगुरु के बुलेट ट्रेन का आनंद ले रहे हैं। आइए अब सबसे पहले कानून की आंख चेक कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत के कानून की आंखें इस समय किसी दोष का शिकार हो गई हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है। अब आगे की कुछ घटनाओं को जरा ध्यान से सुनते जाइए, इसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि कानून की नजर में यानी उसकी आंखों में कौन सा दोष है, कौन सी बीमारी है, नाम आपको बताना है। 9 अप्रैल 2024 को भारत की ही एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में कहा था कि कानून सबके लिए बराबर होता है, किसी मुख्यमंत्री को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते, क्योंकि कानून
कानून की नजर में आम आदमी और मुख्यमंत्री सब बराबर है। आप सोच रहे होंगे कि बात तो सही कही गई है, सब बराबर है। बिल्कुल ठीक। अब 14 जून 2024 की इस खबर को देखिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी के खासम खास बताए जाते हैं, हालांकि उनके लिए खासम खास वही होता है जो कुर्सी दिलाने में मदद करे। जब तक मदद कर पाएगा तब तक खास है, इसके बाद मैदान की खाली घास है। कोई आए चढ़ के चला जाए। तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर एक नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ तो हाई कोर्ट ने कहा है कि अरे वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई टॉम डिक या हैरी नहीं है कि गिरफ्तार कर लोगे। यानी न्यायमूर्ति एस कृष्ण दीक्षित ने इनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाया और कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपको क्या लगता है कि देश छोड़कर भाग जाएंगे? वो कोई टॉम डिक या हैरी नहीं है, यानी कार्टून थोड़ी ना है, अरू गरू नत्थु खैरू नहीं है कि भाग जाएंगे देश छोड़कर। अब याद करिए भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में अदालत क्या कह रही है, जबकि इसी देश के अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, दोनों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, मगर जेल जाना ही एक कारण था कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब लोग कह रहे हैं कि अगर आप भाजपा से संबंधित हैं तो कानून अलग है, यदि आप गैर भाजपाई मुख्यमंत्री हैं तो कानून अलग है। आप भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं तो भी आप देश छोड़कर नहीं भाग सकते, दूसरी पार्टी के वर्तमान भी हैं तो आप देश छोड़कर भाग सकते हैं, आप सबूतों गवाहों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। इसके अलावा येदियुरप्पा के मामले में अदालत ने यह भी कहा कि हम तुरंत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि इन्हें तुरंत हिरासत में लेकर ही पूछताछ करना जरूरी है और उसके लिए गिरफ्तार करना जरूरी है। इनकी उम्र भी ज्यादा है, मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। अब उम्र ज्यादा होने की बात पर याद आया, मामला बहुत पुराना नहीं है। फादर स्टैन स्वामी को याद करिए, जिन्होंने अपना ज्यादातर जीवन आदिवासियों और वंचित समाज के लिए काम करते हुए बिताया। 84 साल की उम्र में इनके ऊपर आतंकवाद की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जेल में बंद थे और शायद ये भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन पर आतंकवाद की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। तो इनका हाथ कांपता था, गिलास पकड़ने में, पानी पीने में दिक्कत होती थी। इन्होंने एक पाइप की डिमांड की थी, स्ट्रॉ की। उसके लिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि हम पाइप मिल जाएगा तो आराम से पी सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का भोलापन देखिए, उसने सरकार से पूछा कि क्या इनको चाय पीने के लिए एक स्ट्रॉ दिया जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी एक तरफ 84 साल के बुजुर्ग सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने पूरा जीवन गरीबों और पिछड़ों के लिए लगा दिया, उन्हें एक प्लास्टिक की पाइप लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछता है कि पाइप दिया जाए कि नहीं दिया जाए। दूसरी तरफ 81 साल के येदियुरप्पा को हाईकोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि इनकी उम्र ज्यादा है, गिरफ्तार मत करो। इस मामले पर टीएमसी के सांसद साकेत गोखले लिख रहे हैं कि भारत के संविधान का आर्टिकल 14 हर एक भारतीय को बराबर की नजर से देखता है, चाहे टॉम हो, डिक हो या फिर हैरी हो या फिर कोई पूर्व मुख्यमंत्री, सब कानून की नजर में बराबर है। यदि एक आम आदमी अरेस्ट किया जा सकता है तो फिर पूर्व मुख्यमंत्री में स्पेशल क्या है? अगर वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली वाले और झारखंड वाले को अरेस्ट किया जा सकता है तो फिर भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री अपवाद क्यों हैं? वैसे यहां एक बात और बताना मैं भूल ही गया। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एस कृष्ण दीक्षित ने यह भी कहा कि यदि एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो मैं सोचकर चिंतित हूं कि आम आदमी के साथ क्या होता होगा। हे जज साहब, कभी आम आदमी से ही पूछ लीजिए, और पूछने की जरूरत भी क्या है जब आप ही की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भाग नहीं सकते, तो फिर आगे कोई सवाल ही कहां बचता है। सारी कहानी साफ हो जाती है कि कैसे महीनों से चल रही दिल्ली शराब नीति मामले में जांच के बावजूद अब तक 1 रुपया नहीं पकड़ा गया, फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जमीन जमीन पर है ही नहीं, उस जमीन के घोटाले में मुझे गिरफ्तार किया गया है। जबकि येदियुरप्पा के मामले में एक 17 साल की लड़की ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले जाकर मेरे साथ बंद दरवाजे के पीछे यौन उत्पीड़न किया और फिर बाद में पैसे देकर मामले को दबाने की भी कोशिश की। यानी इतने गंभीर मामले में जहां सबूत और गवाह सब मौजूद हैं, इस मामले पर आरोपी देश छोड़कर नहीं भाग सकता क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री है। तथा जिस मामले में अब तक 1 रुपया नहीं मिला, भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला, उस मामले में वर्तमान मुख्यमंत्री देश छोड़कर भाग सकते हैं। वो सबूतों के साथ, गवाहों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में रखना बहुत जरूरी है। अब आपने पूरी कहानी देख ली, अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कानून की आंखों में कौन सी बीमारी लगी है, उस बीमारी का नाम क्या है। वैसे अदालत की बात हो रही है तो एक मामला और निपटा लेते हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के एक महिला प्रवक्ता रागिनी नायक ने इंडिया टीवी के न्यूज एंकर रजत शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इन पर आरोप लगाया गया कि ये लाइव डिबेट में कांग्रेस की महिला प्रवक्ता को गाली दे रहे थे। उसका वीडियो हम सब ने देखा, मैंने भी आपको दिखाया था। इस मामले में रजत शर्मा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे और वहां से इन्हें अंतरिम राहत दी गई है। इतना ही नहीं, अदालत ने कांग्रेस के नेताओं से यह भी कह दिया कि आप लोग जो वो सारे ट्वीट किए हैं ना, जिसमें आपने रजत शर्मा के ऊपर गाली देने का आरोप लगाया है, वो सब डिलीट कर दीजिए।
है ना कितनी अच्छी बात। कानून सबके लिए बराबर है। लगे हाथ एक और कहानी याद कर लीजिए। वाराणसी के बगल के जिले से पवन जायसवाल नाम के एक पत्रकार ने स्कूल में खराब खाना देने का मामला उठाया था। उसका वीडियो भी सामने आया था। वहां के डीएम ने पूछ लिया कि तुम तो प्रिंट वाले पत्रकार हो, वीडियो कैसे बना लिया। पवन जायसवाल को जेल में ठूंस दिया गया। वहां से बाहर आए तो उन्हें कैंसर हो गया था। इलाज के अभाव में पवन जायसवाल की मौत हो गई। पिछले 10 सालों में कितने ही सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को जेलों में ठूंसा गया है, ये सब आपने देखा है। न्यूज क्लिक के मामले को याद कर लीजिए। चीन से फंडिंग का आरोप लगाकर देश के वरिष्ठतम पत्रकारों को जेलों में डाल दिया गया, जबकि चीन से करोड़ों का चंदा लेने वाले पीएम केयर फंड और नरेंद्र मोदी ने आज तक अपनी जबान से नहीं बोला कि हमने चीन का चंदा खाया है। चंदा देने वालों ने कहा कि हमने करोड़ों का चंदा पीएम केयर फंड में दिया है। यानी जो खुलेआम चंदा ले रहे हैं चीन से, वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग चीन से चंदा लेकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। जबकि न्यूज लीक की हजारों रिपोर्ट्स को जब आप छान मारेंगे तो यही दिखेगा कि वो जनता के अधिकारों की बात करता है, वो संविधान की बात करता है, इस देश के किसानों, गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों, कमजोर और महिलाओं की बात करता है। मगर सारी टेंशन तो इसी बात की है कि कमजोरों की बात क्यों करता है। मोहम्मद जुबैर भारत को पिछले कई सालों से झूठ से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें आए दिन किसी न किसी मामले में लपेटने की कोशिश होती है। महीनों तक जेल में भी बंद करके रखा गया, ये भी आपने देखा। मगर कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं। टेंशन मत लीजिए। और ज्यादा टेंशन हो रही हो तो भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। सारे टेंशन से मुक्ति, नियम कानून, जांच एजेंसी, अदालत, जज, सुनवाई, कोर्ट, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है। सारा टेंशन समाप्त हो जाएगा। हंसिए नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं। अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। मध्य प्रदेश में जाकर नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे कि महाराष्ट्र में एनसीपी के नेताओं पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। यानी अजीत पवार को कहीं न कहीं सरेआम संदेश दिया जा रहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला तुमने किया है, आरोप लगा है, छोड़ेंगे नहीं, सजा मिलेगी, सबको जेल जाना पड़ेगा। और जैसे ही अजीत पवार को सजा मिलने की खबर मिली, उन्होंने तुरंत दौड़कर सजा को पकड़ लिया और 4-5 दिन बाद ही नरेंद्र मोदी की सरकार में, यानी महाराष्ट्र की भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। फिर क्या था, जैसे ही भाजपा ज्वाइन की 2 दिन बाद ही 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में बरी हो गए, क्लीन चिट मिल गई। बताइए, टेंशन दूर करने का इससे बढ़िया जुगाड़ कोई हो सकता है क्या। और सुनिए, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 25,000 करोड़ के घोटाले, सहकारी बैंक घोटाले में भी अजीत पवार और उनकी पत्नी को क्लीन चिट दे दी। वैसे तो यह खबर पुरानी है, 2-4 हफ्ता यानी कुछ दिन की पुरानी है, मगर टेंशन से बचने का उपाय बहुत बढ़िया है, इसलिए आपको याद दिला रहा हूं। इस खबर को शेयर करते हुए पत्रकार कृष्णकांत ने लिखा है कि देश के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री ने सबसे भ्रष्ट सरकार चलाई है। इनकी कुर्सी बचाने में मदद करो, फिर चाहे देश लूट लो, क्लीन चिट मिल जाएगी। एक मनमोहन सिंह थे, झूठे आरोप लगने पर भी अपने मंत्रियों तक को जेल भेज दिया करते थे। उनको धूर्त लोग कमजोर प्रधानमंत्री कहते थे। भ्रष्टाचारियों को यहां मजबूत कहा जाता है। वैसे ये बात तो है, मनमोहन सिंह की सरकार में विपक्षी पार्टियां झूठे आरोप लगा देती थी बिना आधार के, और डॉक्टर साहब अपने ही मंत्रियों को जेल भेज दिया करते थे बदनामी से बचने के लिए। ज्यादातर को मोदी सत्ता के दौरान क्लीन चिट मिली। और यहां मामला यह है कि चाहे जितने बड़े भ्रष्टाचारी हो, जितने बड़े बलात्कारी हो, सबका कल्याण होता है। यहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। अरे भाई, जब राम रहीम जैसे लोगों का कल्याण हो सकता है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों का कल्याण हो सकता है। खबर आई है कि राम रहीम फिर से पेरोल मांग रहा है। इंतजार करिए, हो सकता है जल्दी ये मिल भी जाए, क्योंकि हरियाणा में अगले कुछ महीनों में चुनाव है। अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे तमाम लोगों का कल्याण हो सकता है, तो फिर किसी बात की टेंशन क्यों लेनी है। कोई भी गड़बड़ करिए, भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, बात खत्म। और ज्वाइन नहीं करेंगे, उनकी नीतियों पर नहीं चलेंगे, तो फिर चाहे आप हिंदू धर्म के शंकराचार्य ही क्यों ना हो, आपकी भी मां बहन कर दी जाएगी। ये बात कहने में मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है, मगर मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में आप सबने देखा था किस तरीके से हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्यों को आईटी सेल के गुर्गों ने और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भाजपाई छात्रों ने गालियां दी, उन्हें ट्रोल किया। जबकि उन्हीं भक्तों के भगवान विदेशों में जाते हैं तो कभी किसी शेख को सलामी ठोकते हैं तो कहीं किसी पोप को सलामी ठोकते हैं। इस तस्वीर में देखिए, पोप कुर्सी पर बैठे हैं और साहेब खड़े होकर हाथ मिला रहे हैं। इस पर पत्रकार कृष्णकांत लिख रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन में हमारे चारों शंकराचार्यों को अपमानित किया गया। वे अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे, सिर्फ धार्मिक विधान और परंपरा की बात कर रहे थे। बदले में उनको मंदिर उद्घाटन में बुलाया तक नहीं गया, ट्रोल किया गया। जबकि देश से बाहर जाकर कहीं शेख को सलामी ठोकते हैं तो कहीं पोप को सलामी ठोकते हैं। हिंदू धर्म गुरुओं को अपमानित करने वाले अपने आप को धर्म का स्वयंभू ठेकेदार बताते हैं। क्या हमारे शंकराचार्य, पोप और शेख जितना सम्मान भी डिजर्व नहीं करते? अब कृष्णकांत जी को कौन बताए कि साहेब तो किसी को भी सम्मान दे दें, बशर्ते सम्मान लेने के लिए साहेब की कुर्सी के पाए में तेल लगाना पड़ता है, जिससे
जिससे कुर्सी मजबूत बनी रहे, क्योंकि कुर्सी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कुर्सी अगर मुसलमान को गाली देने से मिलेगी तो गाली दी जाएगी, कुर्सी अगर मुसलमान के सामने डांस करने से मिलेगी तो डांस भी कर लिया जाएगा, अगर उनकी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने से कुर्सी मजबूत होती है तो वो भी मंजूर है, और यदि उनको पैसा देने से कुर्सी मजबूत होती है तो वो एकदम आराम से मंजूर है। आप कहेंगे कि ये तो ज्यादा बोल गए, तो मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, खुद ही देख लीजिए। महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ का अनुदान देने का फैसला किया है। अब याद करिए, ये वही महाराष्ट्र है जहां पर पिछले दिनों लगातार भाजपा का एक विवादित विधायक, जिसे भाजपा ने एक बार बाहर कर दिया फिर अंदर ले लिया, वो किस तरीके से जाकर नफरत की उल्टियां कर रहा था। नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं। मुसलमानों के खिलाफ मस्जिद के सामने खड़े होकर मां बहन की गालियां दे रहा था, और इनसे जुड़े हुए तमाम लोग लगातार महाराष्ट्र में मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे। अब जैसे ही लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है, महाराष्ट्र में डिब्बा गोल हुआ है, तुरंत शायद ये बात समझ में आ गई है कि मुसलमानों को गाली देने से वोट नहीं मिल रहा है, अब चलो मुसलमानों को पैसा देते हैं तब वोट मिल सकता है। सवाल यह है कि क्या वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने का फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं? क्योंकि अभी तो भाजपा के सबसे बड़े नेता यानी नरेंद्र मोदी, कम से कम गोदी मीडिया के माध्यम से तो सबसे बड़े हैं ही, यानी अभी जो नरेंद्र मोदी मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे थे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बता रहे थे, अब उन्हीं मुसलमानों को 10 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, वो भी वक्फ बोर्ड को। बताइए, मगर यहाँ पे भाजपा के लिए एक टेंशन वाली बात भी हो गई है। जैसे ही 10 करोड़ देने की बात सामने आई है, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद नाराज हो गए हैं। इनका कहना है कि जो कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया वो काम भाजपा गठबंधन की सरकार कर रही है। अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन होगा। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट ईश्वर द्वारा जमीन पर टपकाए गए व्यक्ति को और उसके शासन को किसी जाति, धर्म, समुदाय, लिंग, भाषा से कोई दिक्कत नहीं है। सबका समय समय पर प्रयोग किया जा सकता है। जब जो कुर्सी दिलवा दे वो बढ़िया है, चाहे गाली देने से दिलवा दे चाहे पैसा देने से। वैसे गाली से याद आया, भाजपा का एक आईटी सेल है और उसके मुखिया हैं अमित मालवीय। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाने लगा है कि वो दुनिया के सबसे बड़े झूठा नेता हैं, उसी तरीके से भाजपा के आईटी सेल और अमित मालवीय का नाम भी इतिहास में दर्ज होगा कि उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ फैलाया। हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे उसी दिन और उसी समय जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो रहा था और तब से लगातार होता जा रहा है। मगर इस मामले पर जिम्मेदारी लेने की बजाय और काम करने की बजाय भाजपा से जुड़े लोग आतंकी हमलों के लिए कहीं न कहीं कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराए हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस 99 सीट जीत गई, फैजाबाद में यानी अयोध्या में भाजपा हार गई, इसके बाद जैसे मोहम्मद राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रहा है और आतंकी पहले से सक्रिय हो गए हैं। यानी अमित मालवीय ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सीटें बढ़ गई इसलिए आतंकी सक्रिय हो गए, खुश हो गए। यानी कांग्रेस पिछली बार की तुलना में जीत हासिल की है तो आतंकी खुश हो गए हैं और हमला करने लगे हैं, धमकी देने लगे हैं। अब सवाल यह है कि साल 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, उस वक्त भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही थी, चुनाव के बाद फिर से पूर्ण बहुमत मिला। तब आतंकवादी किस बात को लेकर खुश थे, क्या अमित मालवीय बताएंगे? चीन ने हमारे 20 जवानों की हत्या कर दी, तब चीन वाले किस बात को लेकर खुश थे? चीन ने हमारे 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन कब्जा कर ली है, तब चीन वाले किस बात को लेकर खुश थे? और पिछले 10 सालों में मोदी सत्ता के दौरान जो लगभग 5000 से अधिक आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, तब वो आतंकवादी किस बात के लिए खुश थे? क्या अमित मालवीय के पास जो झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं उनके पास इन सवालों का कोई जवाब है? चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि पाकिस्तान चाहता है कांग्रेस की सरकार बन जाए, कांग्रेस हार रही है तो पाकिस्तान रो रहा है। सवाल यह है कि साहब को यह बात कैसे पता चली कि पाकिस्तान रो रहा है? आंसू पूछने गए थे क्या? और भाजपा के आईटी सेल वालों को यह कैसे पता चला कि कांग्रेस की सीटें ज्यादा आ गई इसलिए आतंकी जश्न मना रहे हैं? क्या आतंकियों ने इनको फोन करके बताया था कि कांग्रेस जीत गई इसलिए हम खुश हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादियों के संपर्क में हैं? वैसे हो भी सकते हैं। इनकी विचारधारा से जुड़े हुए तमाम संगठनों के कई लोग लगातार आतंकवाद के मामलों में पकड़े जाते हैं। पिछले दिनों केरल में एक आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी पकड़ा गया जिसके घर में विस्फोटक का भंडार था, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको भाजपा ने सांसद तक बना दिया। कहां तो सवाल होना चाहिए कि 5 साल हो गए पुलवामा हमले को, अब तक पता क्यों नहीं चला कि इतना सारा आरडीएक्स कहां से आया? यदि आतंकवाद के खिलाफ आप सक्रिय होते तो आज हर बात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने की नौबत नहीं आती, मगर अपनी नपुंसकता को छिपाने के लिए हर बार दूसरों का कंधा इस्तेमाल किया जाता है। वैसे कांग्रेस की सीटें बढ़ने से भाजपा के अनुसार ऐसा लग रहा है कि खाली आतंकवादी ही नहीं जश्न मना रहे हैं, बल्कि आम आदमी की जरूरतें भी यानी महंगाई भी जश्न मना रही है। महंगाई डायन और मोटी होती जा रही है, और वो भी दिन दुनी रात चौगुनी गति से। और इस बार तो इतनी बढ़ गई है, इतनी मोटा गई है कि 15 महीने का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। फूड आर्टिकल्स लगभग 10% महंगे हो गए, दाल 22% महंगी हो गई, सब्जी 32%
35%, प्याज 60% और आलू 64% हो गया। आलू कचालू हो गया है। यानी अब आप लोग देश हित में और ज्यादा योगदान कर पाएंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ टेंशन पहुंचनी है वहां पहले से बहुत टेंशन है। मगर टेंशन आपकी महंगाई की नहीं है, टेंशन अपनी सरकार बचाने की है और कुर्सी बचाने की है। आपको याद होगा 4 तारीख को चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद एनडीए की सभी दलों की बैठक हुई और सभी दलों ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया, जबकि यह क्रम उल्टा है। यानी पहले भाजपा के सारे सांसद मिलकर अपना नेता चुनते, फिर वो नेता एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लेता, इसके बाद एनडीए की तमाम पार्टियां जो पहले से अपना अपना नेता चुन चुकी हैं वो सारे नेता मिलकर नरेंद्र मोदी को गठबंधन का नेता चुनते। इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब तक भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है, यानी भाजपा के सांसदों ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता नहीं चुना है। अब सवाल यह है कि आखिर मोदी शाह की जोड़ी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं बुलाई? क्या उन्हें इस बात का डर है कि भाजपा के सांसद उन्हें अपना नेता नहीं चुनेंगे, नरेंद्र मोदी पीछे रह जाएंगे? आखिर क्या कारण है कि भाजपा के भीतर संसदीय दल की मीटिंग नहीं हुई? हम अक्सर देखते हैं कि चुनाव इसलिए नहीं करवाया जाता क्योंकि हार का डर होता है। जैसे महाराष्ट्र में देखिए, बीएमसी के चुनाव कई साल से लटके पड़े हैं, नहीं हो रहा है क्योंकि बीजेपी को हार का डर है। तो सवाल यह है कि क्या भाजपा की संसदीय दल की बैठक में भी नरेंद्र मोदी को अपनी हार का डर है, इसलिए बैठक नहीं हो रही है? इन दिनों सोशल मीडिया पर एक और विशेष चर्चा चल रही है। वरिष्ठ पत्रकार है केपी मलिक, इन्होंने लिखा है कि अब खुल रही है परतें। संघ चाहता था कि मोदी के अलावा भाजपा का कोई और नेता प्रधानमंत्री बने। इसके लिए भाजपा संसदीय दल की बैठक में किसी और को नेता चुनने की योजना बनाई गई थी। मोदी शाह ने बड़ी चाल चलते हुए भाजपा संसदीय दल की बैठक ही नहीं होने दी, उन्होंने सीधे एनडीए की ही बैठक बुला ली। उसमें भी भाजपा सांसदों के अलावा पार्टी के मुख्यमंत्रियों और अन्य नेता घुसा दिए गए। मोदी ने अपने आप को नेता चुनने का प्रस्ताव पास करवा लिया, परंतु भाजपा के सांसदों ने उन्हें अपना नेता वास्तव में चुना या नहीं ये किसी को पता नहीं चला। साल 2014 और 2019 में मोदी भाजपा के संसदीय दल के नेता चुने गए थे, एनडीए के नहीं। इस बार ऐसा क्यों नहीं है? अब सवाल यह है कि 2014 और 2019 में यदि इस प्रक्रिया को अपनाया गया तो फिर इस बार अलग प्रक्रिया क्यों? राजनीतिक दल केवल अपने अपने संसदीय दलों के ही नेता चुन सकते हैं और दूसरी पार्टी को केवल समर्थन दे सकते हैं। लेकिन यहां कुछ बड़ा गेम हुआ है। इस सारे घटनाक्रम से आहत होकर ही संघ के बयान आ रहे हैं, खेला अभी बाकी है। यानी आजकल जो आप सुन रहे हैं कि मोहन भागवत लगातार मोदी सत्ता को घेर रहे हैं, कभी मणिपुर को लेकर दुख जताते हैं, कहते हैं कि मणिपुर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कभी बताते हैं कि विपक्ष के साथ मिलकर सरकार चलानी चाहिए, कोई दुश्मन थोड़ी ना है। यानी तमाम नसीहतें दे रहे हैं, जबकि 10 साल जनता के मुद्दों पर इन लोगों की जुबान से आवाज नहीं निकली। जबकि जनता की तमाम समस्याएं आई, प्राइवेटाइजेशन हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, नोटबंदी हुई, अग्निवीर की योजना आई, कोविड की समस्या आई। संघ की तरफ से मोदी सत्ता की ऐसी आलोचना कभी देखने को नहीं मिली, लेकिन अब देखने को मिल रही है। और यहां तक देखने को मिल रही है कि संघ से जुड़े हुए लोग कहने लगे हैं कि अयोध्या में हराकर भगवान ने अहंकार तोड़ दिया। यानी जो लोग अहंकार कर रहे थे उन्हें भगवान ने हरा दिया। वैसे ये बात पहले से चल रही थी कि मोदी और संघ के बीच तनातनी जारी है। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी हार को लेकर भी चर्चा यह है कि संघ ने मोदी का साथ नहीं दिया। वैसे एक बात और है जो संघ के बारे में समझनी बहुत जरूरी है। सालों पहले यानी कई दशक पहले इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संघ के लोग यदि कहें कि हम पूरब जा रहे हैं तो आप उन्हें पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में ढूंढिए, पूरब में तो वो कतई नहीं मिलेंगे। यानी संघ यदि इस वक्त मोदी सत्ता पर हमलावर है तो इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण मतलब ये हो सकता है कि संघ को मालूम है कि सत्ता कभी भी पलट सकती है और कांग्रेस की सरकार आई, राहुल गांधी मजबूत हुए तो संघ भी भाजपा के साथ लपेटे में आ सकती है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार बीजेपी और संघ को एक साथ लपेटते रहे हैं। हो सकता है इसलिए संघ अपने आप को बीजेपी से अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि आग लगे तो जलने से बच जाए, आंच ना आए। वैसे एक और विशेष बात है, इन दिनों साहब का चेहरा जैसा दिख रहा है पिछले 10 सालों में वैसा कभी नहीं दिखा। आजकल उनकी हंसी भी उदासी से भरी हुई दिख रही है। जबान से चाहे जितनी बड़ी बड़ी बात बोलते हो, जीत की खुशी जताते हो, मगर चेहरा सब कुछ बोल देता है और चेहरा बोल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। उधर महाराष्ट्र में और भी गड़बड़ होता जा रहा है। अगले 4-5 महीने में वहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा में जैसी जीत विपक्ष के गठबंधन को मिली है, ये लोग एकदम आसमान में उड़ रहे हैं और अभी से विपक्षी गठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे। इसके साथ ही जो लोग इन्हें छोड़ छोड़कर भाजपा के साथ गए हैं, जो पार्टी तोड़ तोड़कर भाजपा के साथ गए हैं, उन्हें वापस नहीं लेने का ऐलान शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने कर दिया है। बाकी हमने आपसे कहा है कि आने वाले महीनों में महाराष्ट्र पूरे देश की राजनीति के केंद्र में रहेगा और
महाराष्ट्र के चुनाव के बाद यानी तब तक यदि मोदी सत्ता केंद्र में टिकी रही तो महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों के बाद कभी भी कुर्सियां डोल सकती है। लगभग आखिरी डेडलाइन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव परिणाम को ही मानकर चलिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।